आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, यदि आपका पूर्वज का नाम से कोई ज़मीन का जमाबंदी है, तो उसको आप अपने नाम से कैसे अपडेट करवा सकते हैं, बिल्कुल कम खर्च में, मात्र ₹100 में ये काम आपका हो जाएगा। तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अब जमाबंदी आपको अपना नाम से क्यों करना है, क्यों करना ज़रूरी है, इसके बारे में हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली जो है, जो ज़मीन का रजिस्ट्री होता है, उसका प्रोसेस को बदला गया है। तो ऐसे स्थिति में यदि आपका पूर्वज के नाम से कोई ज़मीन है और पूर्वज के नाम से ही जमाबंदी संख्या है, मतलब जमाबंदी कायम है, तो ऐसी स्थिति में आपके मतलब कब्जे में तो वो ज़मीन है, लेकिन आप वो ज़मीन को अब बेच नहीं पाएँगे, ठीक है? मान लीजिए जो पूर्वज के नाम से आपका कोई ज़मीन है, भले ही आप लोग आपसी बँटवारा कर लिए हैं, आपसी सहमति से बँटवारा कर लिए हैं और आपका दखल में वो ज़मीन है। दखल का मतलब हुआ कि आपका कब्ज़ा वो ज़मीन है, ठीक है? आप उस ज़मीन को अपने कब्जे में रखे हुए हैं, उसका आप स्वामी हैं, लेकिन ये बिल्कुल मौखिक रूप से है। तो ऐसी स्थिति में अब आप उस ज़मीन को बेच नहीं पाएँगे। बेचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जमाबंदी उसका आपके नाम से होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कोई पूर्वज का ज़मीन है, पहले ऐसे होता था, कोई पूर्वज का ज़मीन है, 2 भाई हैं, मान लीजिए 50 डिसमिल ज़मीन है, ठीक है? और जिस पूर्वज के नाम से ज़मीन है, मान लीजिए आपका पिता का नाम से ज़मीन हो या फिर पिता का पिता यानी आपका दादा के नाम से ज़मीन हो और आप लोग यदि 2 भाई हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आपका पिता के नाम से ज़मीन था, मतलब 50 डिसमिल और पिता जीवित नहीं है, तो आप लोग जो है 50% ज़मीन बेच सकते थे। यानी कि 2 भाई में जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया 50 डिसमिल ज़मीन है, तो एक भाई को यदि आवश्यकता पड़ा, तो वो 50 डिसमिल ज़मीन में से 25 डिसमिल को बेच सकता था या फिर 25 डिसमिल से कुछ कम को भी बेच सकता था। यानी कि 25 डिसमिल ज़मीन को बेचने का उसको पूरा-पूरा अधिकार था। लेकिन अब जो रजिस्ट्री का नियम बदल गया है, तो अब नया नियम में ये होगा कि जब तक वो जो 25 डिसमिल ज़मीन एक भाई का था और 25 डिसमिल दूसरा भाई का था, तो वो दोनों भाई ज़मीन बेच ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है उसका जमाबंदी वो भाई के नाम से कायम नहीं है। तो जमाबंदी जब तक आपके नाम से नहीं होगा, तब तक जो है आप 100% उस ज़मीन का ओनर नहीं बन सकते हैं। भले ही आप उस ज़मीन पे कब्ज़ा किए हुए हैं, उपजा रहे हैं या फिर आपका घर है उसमें, ठीक है? वो अलग बात है। लेकिन आप 100% जो है मतलब स्वामी है उस ज़मीन का, ये चीज़ आप कानून में साबित नहीं कर पाएँगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बाप-दादा के नाम से कोई यदि ज़मीन है, पूर्वज के नाम से कोई ज़मीन है, तो उसका जो है जमाबंदी संख्या आप अपने नाम से कैसे कायम कर सकते हैं। जमाबंदी संख्या कायम करना होगा या फिर आपको होल्डिंग संख्या कायम करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जमाबंदी संख्या होता क्या है, ठीक है? तो देखिए एक रजिस्टर होता है जिसको रजिस्टर 2 कहा जाता है, ठीक है? तो वो रजिस्टर में मतलब हर एक पेज जो होता है, वो एक रैयत के नाम से होता है और हर एक पेज का एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है? उसी को हम लोग जमाबंदी कहते हैं, ठीक है? इसी को थोड़ा-सा हम विस्तार से और बताने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका पंचायत है, आपका जो मौजा है, उस मौजा में जितना रैयत है, रैयत का मतलब हुआ कि जितना व्यक्ति ज़मींदार है, ठीक है? ज़मींदार का मतलब हुआ कि कुछ न कुछ ज़मीन होना चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि ज़मींदार का मतलब हुआ कि काफ़ी ज़्यादा ज़मीन हो। 1 डिसमिल भी किसी व्यक्ति के नाम से ज़मीन है, तो उसको भी हम ज़मींदार ही कहते हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ न कुछ तो ज़मीन है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो मौजा है, आपका जो पंचायत है, आपका जो ग्राम पंचायत है, उस पंचायत में जितना व्यक्ति का ज़मीन है, मानिए कि जितना रैयत है, जितना ज़मींदार है, वो सबको मतलब रजिस्टर 2 में एक व्यक्ति को एक पन्ना पे लिखा जाता है, ठीक है? यदि एक व्यक्ति कोई ज़मीन है, मतलब एक कोई रैयत है, तो उसके लिए मान लीजिए पेज नंबर 1 कहा गया। उसके बाद यदि कोई दूसरा रैयत है, तो उसको पेज नंबर 2 पे रखा जाएगा, ठीक है? और हर पेज का जो है एक यूनिक नंबर रहता है, उसी को जमाबंदी नंबर कहते हैं। तो जमाबंदी तब ही होगा जब आप लोग दाखिल-खारिज करवाएँगे, ठीक है? और जब तक आप दाखिल-खारिज नहीं करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जमाबंदी कायम नहीं होता है, ठीक है? वही आप मान लीजिए यदि कोई प्रॉपर्टी नगरपालिका में आता है, कोई आपका बिल्डिंग है नगरपालिका में या फिर कोई फ्लैट है या कोई मकान है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो पानी वगैरह का बिल वसूल किया जाता है नगरपालिका के द्वारा, तो वहाँ नगरपालिका के द्वारा एक होल्डिंग संख्या दिया जाता है, जो सब जो है मतलब क्वार्टर पे लगा रहता है, ठीक है? तो वही होल्डिंग संख्या के अनुसार से जो है नगरपालिका वहाँ पे टैक्स वसूली करता है, ठीक है? यदि आप लोग नगरपालिका में होंगे, तो ये चीज़ को जानते ही होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि होल्डिंग संख्या क्या होता है, जमाबंदी संख्या क्या होता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके नाम से ये अपडेट कैसे होगा, ठीक है? तो इसको अपडेट करने का कुल 3 तरीका है, जो 3 लीगल तरीका है और सबसे कम खर्च वाला तरीका है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? बहुत आसानी से जो है आप अपने नाम से जमाबंदी कायम कर सकते हैं। सबसे पहले जो है, फर्स्ट जो होता है, जो सबसे आसान होता है, वो होता है आपसी सहमति से लिखित बँटवारा। आपको मान लीजिए जैसे मैंने 2 भाई का एग्ज़ाम्पल लिया, 50 डिसमिल ज़मीन है और 2 भाई है,
तो ऐसी स्थिति में दोनों भाई यदि मौखिक बँटवारा करता है, तो इसमें जो है उसको तो जमाबंदी नाम से होगा नहीं, क्योंकि मौखिक बँटवारा है। तो यहाँ पे लिखित बँटवारा आपसी सहमति से दोनों भाई विचार के आपसी सहमति से स्टाम्प पेपर लेगा ₹100 का, और उसपे आप लोग दर्शा सकते हैं कि मतलब उसको कितना मिल रहा है और आपको कितना मिल रहा है, ठीक है? और कौन साइड से उसको दे रहे हैं आप और कौन साइड से आप ले रहे हैं, और दोनों व्यक्ति यदि उस पे साइन कर देते हैं, ठीक है? और उसके बाद उसको निबंधन कार्यालय से उसको निबंधन करवा लेते हैं, उसके बाद जो है उसका म्यूटेशन हो जाएगा, यानी कि दाखिल खारिज हो जाएगा। दाखिल खारिज अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हो रहा है। हालाँकि ये ज़्यादातर स्टेट में ऑनलाइन ही हो रहा है, तो आप देख लेंगे कि आप किस स्टेट से हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप दाखिल खारिज करवा लेंगे। जैसे दाखिल खारिज होगा कि जमाबंदी आपके नाम से कायम हो जाएगा, उसके बाद आप उसका लगान रसीद कटवा सकते हैं। हालाँकि आपसी सहमति से कैसे बँटवारा किया जाएगा, वो फ़ॉर्मेट कैसे बनाया जाएगा, फ़ॉर्मेट में क्या-क्या बात को ध्यान में रखना होगा, ये सभी जानकारी जो है हम पहले वाला वीडियो में दे दिए हैं। मेरा चैनल पे जो है वीडियो पहले से अपलोड है कि आपसी सहमति से बँटवारा कैसे किया जाता है, तो अधिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा बँटवारा होता है पंचनामा बँटवारा। अब मान लीजिए यदि 2 भाई हैं और 2 भाई के बीच बात नहीं बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो समाज है, आपका जो पंचायत है, उसका यदि 5-10 आदमी बैठे, तो आपका काम निपट सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पंचनामा बँटवारा तैयार करवाना होता है। पंचनामा बँटवारा में होता है क्या, जो समाज का जो आपका पंचायत का मुख्य व्यक्ति होता है, जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया या फिर और कुछ व्यक्ति, इसके अलावा भी आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, तो वो सभी आपस में मिल-बाँट के, मतलब आपस में विचार-विमर्श करके, ठीक है? एक सादे पेपर पे भी कर सकते हैं या फिर स्टाम्प पेपर पे भी कर सकते हैं। तो ये पंचनामा बँटवारा आवश्यकता नहीं होता है कि आपको स्टाम्प पेपर पे ही करना हो, आप सादा पेपर पे भी बना सकते हैं। और जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया पहला वाला पॉइंट में कि आपसी सहमति से लिखित बँटवारा, उसमें जैसे-जैसे आपको मतलब कंटेंट लिखना है, जो-जो बात लिखना है, उतना ही बात आपको पंचनामा बँटवारा पे भी लिखना होता है। उसके बाद जो है कुछ व्यक्ति का उस पे सिग्नेचर लिया जाता है, जो आप पंचनामा बँटवारा तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति के बीच में बँटवारा किया जा रहा है, यदि 4 व्यक्ति है या 5 व्यक्ति है या 10 व्यक्ति है, तो सभी व्यक्ति का उस पे सिग्नेचर होना काफ़ी अनिवार्य है। उसके बाद जो है वही सादा पेपर पे यदि किए हैं, तो सादा पेपर के आधार पे आप लोग दाखिल खारिज करवा सकते हैं, और जैसे दाखिल खारिज करवाएँगे, तो उस पे जितना बँटवारा जो-जो व्यक्ति के नाम से किया गया है, उसके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग लगान रसीद कटवा सकते हैं। इतना काम यदि कर लेंगे, तो वो जो आपका पुश्तैनी प्रॉपर्टी था, जो दादा के नाम से या परदादा के नाम से था, तो उसको आप लोग बेच भी सकते हैं या फिर किसी को गिफ्ट डीड कर सकते हैं या वसीयत कर सकते हैं, ठीक है? और तीसरा जो है, ये होता है पार्टीशन बँटवारा, यानी कि आपको माननीय न्यायालय में, सिविल कोर्ट में आपको एक पार्टीशन सूट दाखिल करना होगा, और पार्टीशन सूट यदि दाखिल करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको कुल 3 जो है मतलब पेपर तैयार करना होगा, ठीक है? तो जैसे आप पार्टीशन सूट दाखिल करेंगे कोर्ट में, ठीक है? और माननीय न्यायालय का जो यदि जजमेंट आ जाता है, तो उस जजमेंट के आधार पे आप उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज करवा सकते हैं और उसके बाद लगान रसीद निर्गत करवा सकते हैं। तो जैसे आपका मतलब माननीय न्यायालय के द्वारा जजमेंट दे दिया जाता है, ठीक है? तो जजमेंट का मतलब जो है, आप जजमेंट लेके जैसे जगह दाखिल खारिज कर दें, तो ईज़िली जो है आपका प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज हो जाएगा, उसके बाद लगान रसीद भी निर्गत हो जाएगा। तो जैसे दाखिल खारिज होगा, तो जमाबंदी आपके नाम से कायम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग पार्टीशन सूट में क्या-क्या होता है। तो देखिए, जैसे आप पार्टीशन सूट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक वंशावली तैयार करवाना होता है। आप लोग जितना भाई है, ठीक है? हालाँकि वंशावली कैसे तैयार किया जाता है, इस विषय पर भी हम पहले वीडियो बना दिए हैं। आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है? पार्टीशन सूट इस स्थिति में किया जाएगा, जैसे मैंने आपको कुल 3 प्रोसेस बताया। पहला तो मैंने ये बताया कि आपसी सहमति से लिखित बँटवारा। यदि ये बात नहीं बन रहा है, तो आपको सेकंड वाला आज़माना चाहिए, पंचनामा बँटवारा। और यहाँ पर भी यदि आपका काम नहीं हो रहा है पंचनामा बँटवारा से भी, तो ऐसी स्थिति में ये लास्ट पॉइंट है, पार्टीशन सूट के द्वारा बँटवारा। तो आपको अंतिम ये विकल्प लेके चलना है कि पार्टीशन सूट के द्वारा हम लोग बँटवारा करेंगे। क्योंकि आप लोग यहाँ पे यदि पार्टीशन सूट कोर्ट में दाखिल करेंगे, तो आपको एडवोकेट का फ़ी भी देना होगा, साथ ही साथ आपको वंशावली भी तैयार करना होगा, और जो प्रॉपर्टी का आप बँटवारा करने जा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। बिना डॉक्यूमेंट के आधार पे आप लोग पार्टीशन सूट कोर्ट में नहीं दाखिल कर पाएँगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए, जो व्यक्ति के बीच में आप लोग बँटवारा कर रहे हैं, मान लीजिए 2 भाई हैं, ठीक है? और दोनों भाई के बीच आप प्रॉपर्टी बँटवारा को लेके पार्टीशन सूट करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो भाई आपका तैयार ही नहीं होता है बँटवारा के लिए, ठीक है? उसी के पास प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है। तो ऐसी स्थिति में वो तो आपको प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट देगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट नया निकालना होगा, ठीक है? तो मान लीजिए यदि प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट आपका पक्षकार के पास भी नहीं है, आपका जो भी हिस्सेदार है उसके पास भी नहीं है, या फिर बहुत पहले से आपका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है ही नहीं आपके पास, या खो गया है या फिर गुम हो गया या जल गया, जो भी कारण हो आपके पास नहीं है, तो कैसे प्रॉपर्टी का नया डॉक्यूमेंट निकाला जाएगा,
इस विषय पर भी हम पहले वीडियो बना दिए हैं, ठीक है? तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत जगह जो है अलग-अलग प्रखंड में अलग-अलग समय में कैंप भी लगाया जाता है इसी काम को करने के लिए। यदि कोई पूर्वज के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, तो उसको जो है मतलब कैंप लगाया जाता है, उस कैंप के द्वारा भी आप अपने नाम से करवा सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि वंशावली कैसे बनाया जाएगा या फिर कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट ही नहीं है, सब डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, तो वो डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किया जाएगा, कैसे वो डॉक्यूमेंट निकलता है या फिर वंशावली कैसे बनाया जाता है या फिर आपसी सहमति से जो हम लोग बँटवारा करते हैं, उसका फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है, ये टोटल टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं।